हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालूबाई आर्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हम यूथ की बुक को सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हम उसे स्टार्टिंग से ही सॉल्व कर रहे हैं। इसमें मैंने आपके लिए 30 वीडियोस यहाँ पर डाल चुकी हूँ। आज की जो वीडियो है ये 31 है। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो संयोजन के सिद्धांत से संबंधित चल रहा है, जिसके हम जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में आज जो है मैंने पिछली वीडियो जो थी उसमें 21 क्वेश्चन आपके लिए डाले हैं संयोजन के सिद्धांत से, और आज भी कम से कम 30 क्वेश्चन हैं जो आज की वीडियो में होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है हमारा संयोजन का सिद्धांत, क्वेश्चन है कि संयोजन का सिद्धांत है, प्रभाविता है, रेखा है, रंग है, अंतराल है। तो आप सभी जानते हैं जो रेखा, रंग और अंतराल है ये किसके तत्व हैं? ये कला के तत्व हैं। और जो संयोजन का सिद्धांत है वो क्या है? प्रभाविता है। तो आपका आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जहाँ पर डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी उसे भी हम पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो संयोजन है, संयोजन से क्या तात्पर्य है? जो दो अथवा अधिक मतलब जो कला के तत्व हैं, दो और उनसे अधिक भी हो सकते हैं, कला तत्वों की समरसतापूर्ण समायोजना, मतलब उनके द्वारा जो समायोजना की जाती है उन्हें मिलाया जाता है। तो ये क्या करते हैं? चित्र के जो सभी तत्व होते हैं, जैसे कि रेखा हुआ, रूप हुआ, तान हुआ, पोत हुआ, इनको क्या करते हैं? संयोजन के नियमों के आधार पर, इनको संयोजन के नियमों के आधार पर अथवा सुनियोजित करके इन्हें प्रयोग में लाना ही क्या कहलाता है? संयोजन के अंतर्गत स्थान रखता है। तो यहाँ पर जो है ये है आपका संयोजन का सिद्धांत। आपको देख लेना है जो संयोजन है उसके कितने सिद्धांत होते हैं। तो संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसमें कौन कौन सा है? सहयोग है, जिसे एकता और सामंजस्य है, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण, ये क्या हैं? संयोजन के सिद्धांत हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को कहते हैं। चित्र की लंबाई और जो चौड़ाई है उसके विस्तार को कहा जाता है अंतराल, रेखा, रूप या मान। देखिए आप सब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? अंतराल आपका आंसर हो जाएगा। अंतराल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतराल जो होता है, लंबाई व चौड़ाई का विस्तार को अंतराल कहा जाता है। अंतराल क्या होता है? अंतराल वह स्थान होता है जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो। वह स्थान होता है जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो, अंतराल वह होता है। जो कला में अंतराल क्या है? कला में अंतराल एक तत्व है जिससे आकृतियों की बनावट तथा स्थिति का ज्ञान होता है। तो आपको ध्यान रख लेना है अंतराल क्या है। अंतराल वह है कि जिससे आकृतियों की बनावट का और स्थिति का ज्ञान होता है, ये क्या होता है? अंतराल होता है। जो चित्रभूमि है उसमें अंतराल को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि चित्रभूमि में अंतराल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। तो अंतराल जो होता है 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक होता है समविभाजन, दूसरा होता है असम विभाजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरातल की बुनावट को कहते हैं। जो धरातल होता है उसकी बुनावट को क्या कहते हैं? रंग, पोत, संतुलन या सामंजस्य। तो धरातल की बुनावट को क्या कहा जाता है? पोत कहा जाता है। पोत आपका आंसर सी सही हो जाएगा। देखिए पोत को जहाँ पर एक और हम देख सकते हैं, मतलब एक तरफ से तो हम उसको देख सकते हैं और दूसरी तरफ से क्या कर सकते हैं? हम उसे स्पर्श करके मतलब छू कर भी उसको देख सकते हैं। तो पोत क्या होता है? पोत जो होता है जिसे हम देख कर भी और स्पर्श करके भी, जिससे हमें एक जैसा ही ज्ञान प्राप्त हो, वो क्या होता है? आपका पोत होता है। तो आपको पता है जो पोत होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राप्त पोत, अनुकृत पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। तो आपका ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक पोत इसे कहते हैं, प्राप्त पोत भी कहते हैं, और अनुकृत पोत और सृजित पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से, देखिए अभी क्वेश्चन सही कर लेती हूँ, अब सही दिख रहा होगा
कि चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? संतुलन से, सामंजस्य से, अनुपात से या सहयोग से? तो यहाँ पर आपको पता है कि जो चित्र होता है उसमें जो दृष्टिगत भार जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है? संतुलन, जिसे बैलेंस, मतलब चित्र में जो उसकी स्थिति है कैसी दिखाई दे रही है तो वो उससे किससे संबंधित होता है? संतुलन से संबंधित होता है कि सभी चीज़ें जो हैं बैलेंस में हैं या नहीं हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब होता है कि त्रिआयामी चित्रण में होता है। त्रिआयामी चित्रण में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई चौड़ाई और गहराई होती है, चौड़ाई और गहराई होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपको पता है जो चित्र भूमि होती है, जो चित्र होता है वो कितने आयामी होता है? तो चित्र जो द्विआयामी होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई, देखिए जहाँ पर लंबाई और चौड़ाई और गहराई का भी आभास हो तो वहाँ पर त्रिआयामी रूप हो जाता है। तो आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिआयामी चित्रण में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई और गहराई का वहाँ पर आभास होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अब आता है कि चित्र में पतले रंग के साथ, जब पतले रंग के साथ मोटे खुरदरे रंग का प्रयोग पुनरावृत्ति लाता है, विरोधाभास लाता है, या उदासीनता लाता है, या एक रसता लाता है। तो चित्र में जब पतले रंग के साथ मोटे खुरदरे रंग का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? विरोधाभास लाता है। वो क्या लाता है? विरोधाभास लाता है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत भाव अभिव्यक्ति के लिए किस तरह का संयोजन होना चाहिए? क्षैतिजवत होना चाहिए, विकर्ण, लंबवत, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो शांत अभिव्यक्ति होती है वो कैसी होती है? आपको पता है जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं जिन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहा जाता है, जो ये सीधी पड़ी रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं? शांति का प्रतीक होती हैं, शांत अभिव्यक्ति का ये प्रतीक होती हैं, विश्राम का होती हैं, संतुलन का और स्थिरता का और मौन का ये भावों की द्योतक होती हैं। तो यहाँ पर जो क्षैतिजवत रेखाएं होती हैं ये शांत अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग में होती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्षैतिजवत हो जाएगा। क्षैतिजवत जो रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं? शांत अभिव्यक्ति को दर्शाती हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में एक रास्ता समाप्त करना किसका कार्य है? चित्र में एक रास्ता को समाप्त करना किसका कार्य है? सहयोग का है, प्रभाविता का है, सामंजस्य का है, या पुनरावृत्ति का है? तो चित्र में जो एक रास्ता को समाप्त करता है वो कौन करता है? प्रभाविता इसका आंसर हो जाएगा। जो प्रभाविता होता है उसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे कि प्रभाविता जो होता है उसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें एक रास्ता को समाप्त करना और विविधता द्वारा आकर्षण में वृद्धि करना। मतलब विविधता मतलब अलग अलग चीज़ों से उसमें के आकर्षण में वृद्धि करना, और चित्रित आकृतियों के रूप में सहजता प्रदान करना। जो चित्रित आकृतियाँ होती हैं उनके रूप में क्या? सहजता को प्रदान करना, क्योंकि दृष्टि सदैव महत्वपूर्ण आकृति की ओर केंद्रित रहती है। तो यहाँ पर आपको पता है किसी भी हम चित्र को देख रहे हैं जो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट और अच्छी मोटी तरह से दिखाई देती हैं उन पर ही क्या होती है? हमारी दृष्टि सबसे पहले पड़ती है। तो यहाँ पर वही बात आपको कही गई है, क्योंकि जो दृष्टि होती है महत्वपूर्ण आकृति की ओर ही केंद्रित रहती है। तो ये किसका कार्य है? प्रभाविता का। तीसरा है कि मुख्य विषय को अभिव्यक्ति करने वाले तत्वों को, जो मुख्य विषय होते हैं उनकी अभिव्यक्ति करने वाले जो तत्व होते हैं उसे प्रभाविता प्रदान कर चित्र सहयोग भाव उत्पन्न करना। तो ये क्या है? प्रभाविता का उद्देश्य है। अब अगला क्वेश्चन है, दृष्टि के कोण के कारण आकारों में छोटापन आता है उसे कहते हैं। दृष्टि के कोण के कारण आकारों में जो छोटापन आता है उसे स्थिति जन्य लघुता, वातावरणीय क्षय वृद्धि, प्रमाण, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? स्थिति जन्य लघुता आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है
देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है एक, कि किसी रूप को प्रभाविता प्रदान करने के लिए, कोई भी रूप है उसे प्रभाविता प्रदान करने के लिए उसे अलंकृत पृष्ठभूमि में चित्रित करना चाहिए। कारण दिया है कि क्योंकि अलंकृत स्थान का आकर्षण रिक्त स्थान से अधिक होता है। तो इसमें आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, जो कोई भी रूप होता है उसे प्रभाविता प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, उसे अलंकृत पृष्ठभूमि में चित्रित करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, जबकि जो अलंकृत स्थान होता है वो आकर्षण रिक्त स्थान से अधिक होता है, क्योंकि उसका जो अलंकृत स्थान होता है सबसे पहले जो हमें अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी तो हमें सबसे पहले वही तो दिखाई देगा, तो उसी चीज़ पर हमारी दृष्टि सबसे पहले पड़ेगी और उसका आकर्षण ही क्या होगा, रिक्त स्थान से अधिक होगा। जो खाली स्थान होता है उससे उसका स्थान क्या होगा, उसका आकर्षण अधिक होता है। तो ये बिल्कुल आर जो है यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए असत्य है और आर सत्य है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं आता है, प्रवाह, संतुलन, प्रमाण या अंतराल। तो मैंने आपको बताया कि संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं, जिसमें सहयोग, सामंजस्य, संतुलन और प्रवाह, तीसरा है प्रमाण। तो यहाँ पर जो छठा है प्रमाण। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन दिया है अंतराल, जो ये है क्या है, ये कला के तत्व के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपप्रद कला की है। रूपप्रद कला है, संगीत है, चित्रकला है, साहित्य है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रूपप्रद कला क्या होती है, जिसे हम प्लास्टिक आर्ट भी कहते हैं। प्लास्टिक आर्ट मतलब लचीला पदार्थ, लचीला पदार्थ। प्लास्टिक आर्ट लचीला जो पदार्थ होता है उससे वो अपने रूप को छोड़कर, अपना जो उसका प्राकृतिक रूप होता है उसे छोड़कर कोई नई कला उसमें प्रदर्शित हो जाती है या नया रूप वो धारण कर लेता है, तो वो क्या हो जाती है, एक रूपप्रद कला हो जाती है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, चित्रकला आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि रूपप्रद कला क्या होती है, कि कोई सामग्री जो अपने रूप को छोड़कर कोई नया रूप धारण करे, तो वो क्या होती है, रूपप्रद कला होती है। तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा। जो रूपप्रद कला है उसके अंतर्गत चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला इसके अंतर्गत आती है। जबकि जो संगीत है वो कैसी कला है, ये ध्वनि प्रदान कला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदृष्टि बिंदु का संबंध होता है। अदृष्टि बिंदु का संबंध होता है आँख से, क्षैतिज रेखा से, ए और बी से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो जो अदृष्टि बिंदु का संबंध होता है वो किससे होता है, आँख से भी होता है और क्षैतिज रेखा से भी होता है। तो ए और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि रंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। रंग सिद्धांत एफ.ए. टायलर के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, एन नोबलर के द्वारा, श्याम सुंदर दास के द्वारा। देखिए सभी आंसर दीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एफ.ए. टायलर। एफ.ए. टायलर ने रंग सिद्धांत दिया था। और देखिए जो यहाँ पर एफ.ए. टायलर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एफ.ए. टायलर थे ये इनका संबंध कहाँ से था, तो ये न्यूयॉर्क के थे। कहाँ के थे, न्यूयॉर्क के थे। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है। रूपप्रद कला नहीं है, तो मैंने अभी आपको बताया कि रूपप्रद कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएँ आती हैं, चित्रकला, स्थापत्य कला और मूर्ति कला जो होती हैं रूपप्रद कलाएँ होती हैं। जबकि जो संगीत कला है ये एक स्वर प्रधान कला है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, 1, 3, 2, 4। तो जो परिप्रेक्ष्य होता है वो 2 प्रकार का होता है, रेखीय परिप्रेक्ष्य और वायवीय परिप्रेक्ष्य। आपका यहाँ पर
दो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। परिप्रेक्ष्य क्या होता है? तो परिप्रेक्ष्य जो भी द्विआयामी चित्रतल होता है उसमें जब गहराई का आभास किया जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? परिप्रेक्ष्य वहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर जो होता है ये परिप्रेक्ष्य हो जाता है, परिप्रेक्ष्य होता है। तो अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम विभाजन नियम है। स्वर्णिम विभाजन नियम है अनुपात का, एकता का, संतुलन का, संयोजन का। तो जो स्वर्णिम विभाजन नियम है किसका है? ये अनुपात का है। और जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है ये दिया किसके द्वारा गया है? तो यूनानियों के द्वारा दिया गया है, जिसमें सबसे पहले किसका नाम आता है? यूक्लिड। तो यूक्लिड ने इसका नियम प्रतिपादित किया था। किसने? यूक्लिड ने। तो यूक्लिड ने स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय चित्रकारों और मध्यकालीन यूरोपीय चित्रकारों ने चित्रभूमि विभाजन की कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था? यहाँ पर जो भारतीय चित्रकार थे और जो मध्यकालीन यूरोपीय चित्रकार थे उन्होंने चित्रभूमि विभाजन की कौन सी पद्धति का प्रयोग किया? कर्ण पद्धति का, असम विभक्ति का, समविभक्ति का या विषम कोण विभक्ति का? तो यहाँ पर जो यूरोपीय चित्रकार थे लियोनार्डो विंची और जो माइकल एंजेलो थे उन्होंने सम विभाजन में सबसे अधिक चित्रों की रचना की थी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय चित्रकारों ने भी सम विभक्ति को चित्रभूमि पर उसका विभाजन किया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब है कला समालोचना के 4 चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो कला समालोचना है उसके 4 चरण हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले क्या किया जाता है? किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में हम क्या करते हैं? उसका वर्णन करते हैं, मतलब खोजते हैं। वर्णन करते हैं मतलब अपने दिमाग में सोचते हैं एक तरह से, फिर उसका क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, उसे अलग अलग तरीके से खोज करते हैं, फिर उसकी उस पर क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं, फिर बाद में उससे सबसे बाद में क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं कि हमें इसको करना है। तो यहाँ पर पहले वर्णन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, व्याख्या की जाती है, फिर उस पर बाद में क्या होता है? लास्ट में निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपको 2 दिन से मैं वीडियो नहीं दे पा रही थी, इसका कारण है कि बारिश का होना, और बारिश होने से क्या होता है यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो शेयर भी करनी है। आपको देखिए आप लोग शेयर नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो इसको शेयर करना है, ज़रूर ही अपने परिवार को बढ़ाना है। तो यहाँ पर इससे जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरे स्टूडेंट हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, तो इसको शेयर करिएगा। और लाइक भी आप लोग नहीं करते हैं तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। अब क्वेश्चन है कि दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व क्या होता है? दृश्य कलाओं में और जो प्रदर्शन कलाएं होती हैं आवश्यक तत्व होता है संतुलन, स्टेज, संगीत या प्रकाश। तो जो दृश्य कलाओं में, प्रदर्शन कलाओं में जो आवश्यक तत्व माना गया है वो किसे माना गया है? संतुलन को माना गया है, संतुलन को माना गया है। अब इसका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि दृश्य कलाओं का प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व जो होता है क्या होता है? संतुलन है। संतुलन क्या होता है? एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से चित्र में जो विरोधी तत्व होते हैं, आपको पता है जो विरोधी तत्व होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है, ठीक तरह से उनको लगाया जाता है, जिससे कि कोई भी तत्व जो अनावश्यक भारयुक्त प्रतीत ना हो, मतलब उससे अलग ना लगे, सभी चीज़ें एक जैसी वहाँ पर दिखाई दे, तो बैलेंस वहाँ पर आपका सही रहे। तो क्या होता है उसमें? संतुलन आपका बिल्कुल सही रहना चाहिए। अब है चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? मानव आकृतियाँ हैं, अच्छा कागज है, महंगे रंग हैं या अच्छा संयोजन है। तो चित्र के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है क्या होता है? वो अच्छा संयोजन होता है। क्या होता है? अच्छा संयोजन होता है।
आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है कि वस्तु निरपेक्ष अमूर्त चित्रण में किसका महत्व सर्वोपरि है? वस्तु निरपेक्ष अमूर्त चित्रण में किसका महत्व सर्वोपरि है? रंग का, संयोजन का, रूप का, रेखा का। तो सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो किसका है? संयोजन का होता है। वस्तु निरपेक्ष अमूर्त चित्रण जो होता है उसमें संयोजन का महत्व होता है। और अमूर्त कला होती क्या है? जो भी कला आपको समझ में ना आए कि क्या यहाँ पर बनाया हुआ है, तो वो क्या होती है? अमूर्त कला या अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग वहाँ पर होती है। आपका ये अमूर्त कला होती है, कोई भी आकृति बनी है जिनका प्रयोग ज्यामितीय आकृतियों के द्वारा बनाया है और वो हमारी समझ में ना आए, तो वो अमूर्त कला होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रास्ता को समाप्त कर कृति में आकर्षण उत्पन्न करना क्या कहलाता है? एक रास्ता को समाप्त करके कृति में जो आकर्षण उत्पन्न करना क्या कहलाता है? संतुलन, लय, सामंजस्य या प्रभाविता। तो एक रास्ता को कौन समाप्त करता है? देखिए स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आया था कि जो प्रभाविता है उसके 3 उद्देश्य थे। तो पहला उद्देश्य यहाँ पर जो क्या था? एक रास्ता को समाप्त करना था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रभाविता है उसका क्या कार्य होता है? एक रास्ता को समाप्त करके कृति में आकर्षण को उत्पन्न करना होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अच्छे संयोजन का एक महत्वपूर्ण गुण है, विषय वस्तु है, संतुलन है, सार है या फ्रेम है? तो अच्छे संयोजन का महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? संतुलन होता है। संतुलन आपका आंसर बिल्कुल सही है। संतुलन आप सभी जानते हैं कि किसी भी विरोधी तत्व को ठीक तरह से व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि संयोजन के सिद्धांत हैं। संयोजन के सिद्धांत हैं, आपको मैंने बताया कि संयोजन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले सहयोग, उसके बाद सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रभाव और प्रमाण जो होते हैं, ये संयोजन के सिद्धांत होते हैं। जो कितने होते हैं? 6 होते हैं। आपका बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयोजन किसकी व्यवस्था है? तो यहाँ पर आपका आंसर कलाकृति के अंदर तत्वों की है, कलाकृति के बाहर तत्वों की है, कला की तकनीक और सिद्धांत की है या प्राकृतिक वस्तुओं की व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो संयोजन है वो किसकी व्यवस्था है? कला आकृति के जो अंदर तत्व होते हैं उनकी ये व्यवस्था है। कला आकृति के जो अंदर तत्व होते हैं जैसे कि रेखा हुआ, रूप हुआ, तान हुआ, इन सब की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है? संयोजन कहलाती है। अब अगला प्रश्न है कि चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है। चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना अंतराल, अंकन, प्रभाविता या एकता। तो क्या कहलाता है? दृष्टि प्रभाव को महत्व देना प्रभाविता आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से क्या स्पष्ट होता है? वस्तु की स्थिति, वस्तु का रंग रूप, वस्तु का आयतन या उपरोक्त सभी। तो जो परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वो क्या होता है? वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति का इसके द्वारा पता चलता है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब अगला प्रश्न है कि एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। वायव्य परिप्रेक्ष्य, रेखिक परिप्रेक्ष्य, साधारण परिप्रेक्ष्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम एक मकान का अंकन करते हैं तो वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है रेखाओं के द्वारा। तो रेखिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है? एक मकान के अंकन के लिए बढ़िया परिप्रेक्ष्य होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। दूरी और निकटता का है, प्रकाश और रंग का है, विलयमान बिंदु और क्षैतिज रेखा का है या उपरोक्त में से सभी है। तो परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में जो महत्व है वो किसका है? उपरोक्त यहाँ पर सभी आंसर हो जाएगा। दूरी और निकटता का भी है, प्रकाश और रंग का भी है, विलयमान बिंदु और क्षैतिज रेखा का भी
इसमें महत्व है। अगला प्रश्न है कि चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है। दूरदृष्टि लघुता लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई, या ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर दिया है इनमें से कोई सा भी यहाँ पर सही नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब अगला प्रश्न है कि चित्र में दृष्टि भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है। तो दृष्टि भार का संबंध किससे होता है, संतुलन से होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। दृष्टि भार किससे जुड़ा होता है, संतुलन से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, देखिए ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है कि अभिकथन, यहाँ पर टीजीटी पीजीटी में तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है नेट जेआरएफ में आते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको हमें पढ़ना है तो हम यहाँ पर देखेंगे। अब है कि आरेखन समस्त कलाओं का आधारभूत घटक है। यहाँ पर बताया गया है कि आलेखन जो है समस्त कलाओं का घटक है, और क्योंकि इसके बिना रूप और छवि नहीं बनाए जा सकते। तो जो दोनों ही बातें हैं यहाँ पर, आरेखन जो होता है वो समस्त कलाओं का आधारभूत घटक होता है, ये बात भी यहाँ पर सही है, क्योंकि इसके बिना क्या है तो रूप और छवि नहीं बनाए जा सकते, ये भी बात आपकी सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें ऑप्शन दोनों सही कौन से में दिया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों ही सही हैं। अब अगला प्रश्न है कि विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है। जब विभाजन में सामंजस्य बनाया जाता है कि अनावश्यक तत्वों से बचना जरूरी है, उचित बनावट का भी उपयोग जरूरी है, और रंगों और स्वरों का भिन्नता होना भी जरूरी है, अर्थात ये सभी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनावश्यक तत्वों से भी बचना चाहिए, उचित बनावट का भी प्रयोग करना चाहिए, स्वर और रंगों में भी भिन्नता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सामंजस्य का प्रयोग यहाँ पर हो जाता है, विभाजन में सामंजस्य बन जाता है। अब अगला प्रश्न है, देखिए यही यहाँ पर क्वेश्चन थे। तो आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए इससे अगली वीडियो आपको मिलेगी एक चित्रकार से संबंधित, जिसमें हम लेकर आएंगे अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। उससे पहले 2 वीडियो में राजा रवि वर्मा के बारे में आपको बता चुकी हूँ, ए.बी. हैवेल के बारे में भी बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बताऊंगी। देखिए एक एक चित्रकार को भी मैं आपको यहाँ पर डेली कराती रहूँगी, जो मैं अपने नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाऊँगी। तो आप सभी मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और आपको कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताइए, और इसको शेयर भी ज़रूर ही करना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।